प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का एसएससी सीजीएल का 19 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 19 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपके काम की बात बता देता हूं, आपके फ़ायदे की। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको एसएससी से संबंधित सभी अपडेट मिलती रहती हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहती हैं। जो भी पीडीएफ वगैरह रहती हैं, सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क में भी दी जाती हैं। ठीक है, अभी एसएससी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं, तो एसएससी सीजीएल के सभी जो पीडीएफ होती हैं, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो, सभी शिफ्टों की पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क में दी जा रही हैं। तो ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की 19 सितंबर की पहली पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। सो गाइस, पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार सड़कों का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है। 2011 जनगणना के अनुसार सड़कों का घनत्व केरल राज्य में है, तो केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। केरल राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है, जबकि यूएसए के बाद भारत का सड़क संचार दुनिया में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में सड़क की लंबाई को दर्शाता है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बिहार राज्य सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य है। तो देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ बिहार राज्य की। 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार राज्य जो है ना, ये सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के गोवा राज्य में उसकी जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात शहरी क्षेत्रों में रहता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आपको अगर याद होगा तो ये मैंने आपको क्वेश्चन अपने एक्स्ट्रा फैक्ट में कराया था। शायद आपको याद हो या ना याद हो, लेकिन हमें अच्छे से याद है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड उपाधि को लौटा दिया था। देखिए, ये क्वेश्चन फंसा हुआ है मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट से, जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट कराता हूँ उन्हीं पर आधारित ये क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण अपनी नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था। अच्छा, अगर आपसे ये पेपर में पूछ लिया जाए कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये कहाँ पर और कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये अमृतसर में हुआ था, और ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्पगुच्छ लघु कथाओं का संग्रह है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जो कथाएँ हैं उसका नाम क्या है, गल्पगुच्छ लघु। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको एक फैक्ट और ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान जो है ना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखी गई थी। जो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है ये मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये बंगाली भाषा में लिखी गई। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ लिया है पेपर में कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा वर्ष 1901 में की गई थी। ठीक है,
1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की भी स्थापना की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो अगर रविंद्रनाथ टैगोर से अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो इससे बाहर तो खैर मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये वाला कि खुदाई खिदमत गर ये किसने शुरू किया था। ये भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को अपने एक्स्ट्रा फैक्ट में कराया था। देखिए ये भी क्वेश्चन फंसा हुआ है। खुदाई खिदमत गर जो है ये खान अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा शुरू किया गया था। अगर खान अब्दुल गफ़ार खान की अगर हम बात करें तो खान अब्दुल गफ़ार खान, इन्हें बादशाह खान या फटेर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक गैर सरकारी संगठन का गठन किया जिसका नाम खुदाई खिदमतगार है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, प्रख्तून प्रकाशन ये किसके द्वारा किया गया था इसका प्रकाशन? तो प्रख्तून प्रकाशन जो है खान अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा वर्ष 1928 में इसका प्रकाशन किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। खान अब्दुल गफ़ार खान को फटेर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थ्रोपोडा से संबंधित जीव कौन से हैं? कीड़े, मकड़ियाँ, टिक, जू, सेंटीपीड, झींगा और केकड़े, ये सभी जीव आर्थ्रोपोडा से संबंधित हैं। चींटियाँ, तिलचट्टे, मच्छर, केकड़े, मकड़ियाँ, बिच्छुएँ, समुद्री मकड़ियाँ, चिचड़ी आदि जैसे अधिकांश कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, जबकि घेंगा हुआ, ऑक्टोपस हुआ, डेवलफिश और सीपिया, कटलफिश, मोलस्का के उदाहरण है जो आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए अरनिया पशु प्रजाति फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। अगर आपसे प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाए कि अरनिया पशु प्रजाति ये किससे संबंधित है, तो ये प्रजाति जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। और बिच्छू जो है ये किससे संबंधित है, तो ये भी आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। ये प्रश्न आपसे एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। केकड़ा जंतु जगत के कौन से संघ के अंतर्गत आते हैं? ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल के 2021 के एग्जाम में। तो केकड़ा जंतु जो है ना ये आर्थ्रोपोडा के संघ के अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतु संघ में शरीर, सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों के संधि युक्त पाद होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों के संधि युक्त पाद होते हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आर्थ्रोपोडा संभवतः जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो ये भी सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिव्यांगजन अधिनियम ये कब आया था? तो दिव्यांगजन अधिनियम वर्ष 2016 में आया था। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 की जगह ले ली, जो केवल 7 विकलांगों को आच्छादन करता है। 2016 में जो अधिनियम आया था इसने किसकी जगह ले ली है? 1995 अधिनियम की जगह इसने ले ली है, ठीक है। विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। विकलांगता अधिनियम कब आया था? 1995 में आया था। विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 वर्ष में अधिनियमित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था वर्धा किस नदी की सहायक नदी है? तो मेरे प्यारे साथियों वर्धा जो है ना ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। देखिए जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे अपने एक्स्ट्रा फैक्ट में, सारे क्वेश्चन आज की शिफ्ट के जितने ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट से यही पूछे गए हैं। गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी जो है तंत्र में वर्धा नदी उसकी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोदावरी नदी जो है ये इसकी प्रमुख महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी है, तो वो है वर्धा नदी, ठीक है। गोदावरी नदी में पूर्णा और वर्धा नाम की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी में जो पूर्णिया और वर्धा नाम की 2 सहायक नदियां, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वैनगंगा नदी ये कहाँ से बहती है? तो वैनगंगा नदी जो है ये बालाघाट से बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पेनगंगा नदी जो है, पेनगंगा नदी ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछ लिया पेपर में कि पेनगंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो पेनगंगा की सहायक नदी है गोदावरी नदी।
भारत की गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो भारत की गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत में नर्मदा नदी वृष घाटी से होकर बहती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में नर्मदा जो नदी है ये किस घाटी से होकर बहती है, तो मेरे प्यारे साथियों ये वृष घाटी से होकर बहती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओडिसी नृत्य से संबंधित कौन है? तो ओडिसी नृत्य से संबंधित केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र। अगर हम बात करें केलुचरण महापात्र की, तो केलुचरण महापात्र को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966, पद्मश्री 1974 और पद्म भूषण 1988 से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, जिन्हें पुरस्कार जो मिले हैं केलुचरण महापात्र को, ये पुरस्कार इन्हें मिले हैं। कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं और राज्य, जैसे कि भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। कथक का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है, उत्तर भारत से। कथकली का संबंध केरल से होगा। कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। मणिपुरी नृत्य का संबंध किससे है? मणिपुर से। मोहिनी अष्टम का संबंध किस राज्य से है? केरल से हो जाएगा। ओडिसी नृत्य का संबंध उड़ीसा से हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम से हो जाएगा। तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य के अग्रदूत कौन है? तो प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य के अग्रदूत हैं गोटीपुआ। कौन है? गोटीपुआ। कथक शास्त्रीय नृत्य रूप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि कथक शास्त्रीय नृत्य रूप किस शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक है सुनंदा नायर। सुनंदा नायर जो हैं ये किस नृत्य से संबंधित हैं? तो सुनंदा नायर जो है ना ये मोहिनी अष्टम से संबंधित हैं। ये प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अच्छा, सोनल मानसिंह से अक्सर प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है कि सोनल मानसिंह ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों सोनल मानसिंह जो है ना ये भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। वी.एन. मेनन ये किस नृत्य से संबंधित हैं? तो वी.एन. मेनन जो है ना ये मोहिनी अष्टम नृत्य से संबंधित हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, धन और उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण को रोकना, बड़ों का सम्मान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्यों की सूची की उपधारा जीव प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना संबंधित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 11वें मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है 11वें संविधान संशोधन में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा किस समिति के द्वारा की गई थी? तो मौलिक कर्तव्यों की जो अनुशंसा जो है ना स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। ठीक है, और हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में शामिल किया गया था? ये भी प्रश्न पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में शामिल किया गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान अनुच्छेद 51A में निहित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के भाग 4A द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 एक प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करने के लिए प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 78 की, तो अनुच्छेद 78 में क्या निहित है? तो अनुच्छेद 78 में भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। प्रधानमंत्री का चुनाव संसद के सदस्य के द्वारा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति की शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि
भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है ये किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 63 में उल्लेख है और उसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत के उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, तो 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न और अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा पद है जो कि शपथ नहीं लेता है। तो देखिएगा, स्पीकर का पद ऐसा होता है जो कि शपथ नहीं लेता है। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अच्छा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चौथी बौद्ध संगीत किस वंश के समय में हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, चौथी बौद्ध संगीत जो है ना, ये कुषाण वंश के समय में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में कनिष्क के नेतृत्व में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में कनिष्क के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन पाटिलपुर स्थान पर किया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चौथी बौद्ध संगीत के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अशोक के समय कौन से नंबर की बौद्ध संगीत हुई, तो अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। राजगिरी स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थान पर किया गया था, तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगिरी स्थान पर किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको एसएससी से जो भी अपडेट होती हैं, सारी अपडेट आपको दी जाती हैं। और जो भी पीडीएफ वगैरह होती हैं, वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अभी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एसएससी सीजीएल में जो भी वीडियोस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, उसकी सारी पीडीएफ आपको दी जाती है। चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो, सभी की आपकी पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क में दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन करें आप लोग। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।